નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં. ટાટ હાયર સેકન્ડરી પરીક્ષા અંતર્ગત હિન્દી વિષયના ઉમેદવારો માટે આજે હું તમારા માટે એક ખાસ એકમ લઈને આવી રહ્યો છું. આ જે એકમ છે એ તમને પ્રિલિમ્સ અને મેન્સ બંને પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે. અને આ એકમનું નામ છે એક ઓર જન્મદિવસ. અને આ એક ઓર જન્મદિવસના રચયિતા છે હરિશંકર પરસાઈ. प्रश्न एक है, एक और जन्मदिन पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई. प्रश्न दो, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? 1924. लेखक का जन्म किस जिले में हुआ था? होशंगाबाद. लेखक ने 1942 से किस स्कूल में अध्यापन कार्य किया? मॉडल हाई स्कूल. प्रश्न नंबर 5, हरिशंकर परसाई जी ने किस विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था? नागपुर विश्वविद्यालय. लेखक ने किस उम्र में जंगल विभाग में नौकरी शुरू की? 18 वर्ष. प्रश्न नंबर 7, जबलपुर से लेखक ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था? वसुधा. प्रश्न नंबर 8, हरिशंकर परसाई मुख्य रूप से किस विधा के लिए विख्यात है? व्यंग्य. प्रश्न नंबर 9, लेखक को किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था? 1995. प्रश्न नंबर 10, लेखक के अनुसार उनके व्यंग्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज की विसंगतियों पर चोट करना. प्रश्न नंबर 11, प्रस्तुत रचना किस संग्रह से ली गई है? मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं. प्रश्न नंबर 12, लेखक की जन्म तारीख गलती से कहां छप गई थी? किताब के फ्लैप पर. प्रश्न नंबर 13, जन्मदिन की सुबह लेखक के पास कौन आया? एक प्रोफेसर साहब. प्रश्न नंबर 14, प्रोफेसर साहब अपने साथ क्या लेकर आए थे? गुलदस्ता. प्रश्न नंबर 15, लेखक के अनुसार जन्मदिन की बधाई किसे देनी चाहिए? झोपड़ी वालों को. प्रश्न नंबर 16, झोपड़ी वाले पराक्रम कैसे करते हैं? अभावों में भी साल भर जिंदा रहकर. प्रश्न नंबर 17, लेखक को क्यों लगता है कि उम्र एक साल बढ़ना अच्छी बात नहीं है? क्योंकि यह मृत्यु के करीब लाता है. प्रश्न नंबर 18, दरवाजे पर खटका होने पर लेखक ने क्या सोचा? कोई माला लेकर आया है. प्रश्न नंबर 19,
लेखक के दरवाजे को किसने धक्का मारा था? कुत्ते ने। प्रश्न नंबर 20, लेखक ने कुत्ते के बारे में क्या व्यंग किया है? जन्मदिन पर बधाई देने वालों में आधों से ज्यादा कुत्ता अच्छा है। प्रश्न नंबर 21, लेखक के बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन किस दिन हुआ था? 1 अप्रैल। प्रश्न नंबर 22, 1 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति का जन्मदिन मनाने में क्या समस्या आती थी? कोई आता नहीं था, लोग इसे अप्रैल फूल समझते थे। प्रश्न नंबर 23, लेखक ने पेशेवर अभिनंदनकर्ताओं के बारे में क्या कहा है? अभिनंदन करना एक धंधा है। प्रश्न नंबर 24, वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन के लिए क्या किया गया? चंदा जमा किया गया। प्रश्न नंबर 25, अभिनंदन कमेटी के सदस्य किस हालत में मिले? शराब पीकर बेहोश। प्रश्न नंबर 26, सदस्यों ने समाज सेवी को क्या कहकर संबोधित किया? नंबर 1 का चोर। प्रश्न नंबर 27, लेखक ने अब अपने अभिनंदन के बदले में क्या मांग की? 75% हिस्सा। प्रश्न नंबर 28, अभिनंदनकर्ताओं ने लेखक की मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी? वे अपमानित महसूस करने लगे। प्रश्न नंबर 29, लेखक ने खुद को फिरका परस्त के बजाय क्या कहा है? फिकरा परस्त। प्रश्न नंबर 30, फिकरा परस्त होने का क्या अर्थ लेखक ने बताया है? जुबान पर आई बात कह देना। प्रश्न नंबर 31, लेखक नेताओं को जन्मदिन पर क्या शुभकामना देना चाहता है? कि उन्होंने अर्थव्यवस्था गिरा दी, इसके लिए बधाई। प्रश्न नंबर 32, लेखक ने नेताओं पर किस बात के लिए कटाक्ष किया है? भ्रष्टाचार और जमाखोरी बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 33, लेखक ने अपनी शुभकामना भेजने से क्यों परहेज किया? ईसा के डर से। प्रश्न नंबर 34, लेखक के अनुसार असली भाग्य विधाता कौन है? नेता, व्यंग्यात्मक रूप में। प्रश्न नंबर 35, लेखक अगले साल अपना जन्मदिन कैसे मनाने की योजना बनाता है? अखबारों के जरिए वातावरण बनाकर। प्रश्न नंबर 36, एक और जन्मदिन पाठ की शैली कैसी है? व्यंग्यात्मक। प्रश्न नंबर 36, 100 साल जियो कहने वालों के प्रति लेखक का क्या विचार है? ऊपर से हंस रहे हैं पर मन में नफरत है। प्रश्न नंबर 38, मजदूरी में
मजबूरी में सादगी से जन्मदिन मनाने का क्या कारण था? कोई आया ही नहीं था। प्रश्न नंबर 39, लेखक ने जीवन शक्ति किसे कहा है? प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की शक्ति को। प्रश्न नंबर 46, मीसा का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है? सरकारी कानून या डर? समानार्थी शब्द। अब हम देखेंगे एक और जन्मदिन व्यंग्यात्मक लेख में जो समानार्थी शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ। निधन, मृत्यु, देहांत या स्वर्गवास। उपाधि, पदवी या खिताब। अध्यापन, शिक्षण या पढ़ाना। विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर, नामी। विसंगति, बेमेल, विसंगतता, अंतर विरोध। प्रश्न नंबर, दंभ, पाखंड, ढोंग, अभिमान। अनुकरण, नकल, पैरवी। वास्तविकता, असलियत, यथार्थ, सच्चाई। पराक्रम, पुरुषार्थ, वीरता, साहस। विचलित, अस्थिर, अशांत, बेचैन। बुजुर्ग, वृद्ध, बड़े, बूढ़े, वयोवृद्ध। ठाठ, ऐश्वर्य, शान, शौकत। दुर्भाग्य, बदकिस्मती, मंदभाग्य। अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, सम्मान। द्रव्य, धन, पैसा, दौलत। संग्रह, इकट्ठा करना, संचय अथवा संकलन। कर्तव्य, फर्ज, उत्तरदायित्व। मेहनताना, पारिश्रमिक या मजदूरी। चिरायु, दीर्घायु, आयुष्यमान, लंबी उम्र। भ्रष्टाचार, अनैतिक आचार, कदाचार। अब हम देखेंगे विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द। जन्म, मरण या निधन। साधारण, यहाँ मुख्य, उसका विलोम अर्थ होता है गौण। स्वतंत्र, परतंत्र। कमजोरी, विलोम अर्थ है मजबूती। सच्चाई, झूठ या असत्य। अंधापन, यहाँ विवेक के अर्थ में विवेक अथवा सूझबूझ। मालूम, अज्ञात। भूलना, याद रखना। जिंदा, मृत। खरीदना, बेचना। बधाई, गिरफ्तार। गीली, सुखी। इच्छा, अनिच्छा। सादगी, तड़क भड़क या आडंबर। नफरत, प्रेम या स्नेह। बुजुर्ग, युवा, जवान। सौभाग्य, दुर्भाग्य। उदास, प्रसन्न।
खुश, वयोवृद्ध, तरुण, युवा, अपमान, सम्मान, नुकसान, फायदा, लाभ, भ्रष्टाचार, सदाचार। अब देखते हैं मुहावरे और उनके अर्थ। खटिया खड़ी होना अर्थ है बहुत अधिक परेशान होना, संकट में पड़ना या सामत आना। पाठ के संदर्भ में लेखक का मानना है कि जन्मदिन मनाने के चक्कर में कई बार आर्थिक या मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। दूसरा है जबान ने थैली काट दी अर्थ है कड़वा सच बोलने या व्यंग करने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना। पाठ के संदर्भ में लेखक ने जब अभिनंदन करने वालों से पैसों में हिस्सा मांगा तो उन्होंने लेखक का अभिनंदन करना ही छोड़ दिया, जिससे लेखक को मिलने वाला संभावित धन नहीं मिल सका। तीसरा है अधर में लटकना अर्थ किसी कार्य का अनिश्चित होना या बीच में ही रुक जाना। पाठ के संदर्भ में लेखक के अभिनंदन की योजना बीच में ही रुक गई क्योंकि उन्होंने आयोजकों के सामने शर्त रख दी थी। चौथा है मोह तोड़ मोड़ना, विमुख होना अर्थ मुंह फेर लेना या सच्चाई से दूर भागना। पाठ के संदर्भ में आधुनिक दिखावा हमें जीवन की कड़वी सच्चाइयों से विमुख कर देता है। पांचवा है चोट करना अर्थ प्रहार करना या व्यंग के माध्यम से बुराइयों को उजागर करना। पाठ के संदर्भ में परसाई जी ने समाज की विसंगतियों और कमजोरियों पर अपने लेखन से चोट करते हैं। छठा है आंचल ओढ़ना, दंभ का आंचल ओढ़ना अर्थ वास्तविकता को ढक देना या छिपाना। पाठ के संदर्भ में भारतीय वास्तविकता को दिखावे और पाठन पाखंड से ढक दिया जाता है। गले मिलना अर्थ प्रेम प्रदर्शित करना। पाठ में इस नेताओं के ढोंग के संदर्भ में दिखावे का प्रेम कहा गया है। पाठ के संदर्भ में नेता लोग जनता के दुख के समय भी आपस में गले मिलकर खुशियां मनाने का नाटक करते हैं। आठवां है कमाल करना अर्थ कोई आश्चर्यजनक या बड़ा कार्य करना। पाठ के संदर्भ में लेखक व्यंग में कहते हैं कि एक साल और जीवित रह जाना भी आज के समय में कमाल की है। अब देखते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द जो व्यंग लेखन में कुशल हो। व्यंगकार वह स्थान जहां किसी का जन्म हुआ हो। जन्म स्थान महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका, मासिक जो प्रशंसा या स्तुति के योग्य हो। स्तुत्य
पश्चिमी देशों या संस्कृति से संबंधित। पाश्चात्य, बिना सोचे समझे किसी की नकल करना, अंधानुकरण। सच्चाई या वास्तविकता से मुंह मोड़ लेना, विमुख। सांप्रदायिकता या अपने गुट का पक्ष लेने वाला, फिरका परस्त। चुटली बातें या व्यंग कसने वाला, फिकरा परस्त। सत्य की कसौटी पर खरी उतरने वाली स्थिति, वास्तविकता या यथार्थ। वर्ष में एक बार आने वाला जन्म का दिन, जन्मदिन या वर्षगांठ। समाज की बुराइयों या बेमेल स्थिति को दर्शाना, विसंगति। फूलों का गुच्छा जो भेंट स्वरूप दिया जाए, गुलदस्ता। किसी का औपचारिक स्वागत या सम्मान करना, अभिनंदन। जो बहुत अधिक वृद्ध या बूढ़ा हो, वयोवृद्ध। काम में बदले मिलने वाला धन या पारिश्रमिक, मेहनताना। जिसकी आयु बहुत लंबी हो, चिरायु या दीर्घायु। अनुचित तरीके से धन या लाभ कमाना, भ्रष्टाचार। वस्तुओं को भविष्य में महंगा बेचने के लिए छिपाकर रखना, जमाखोरी। अपनी ही धुन में रहने वाला या स्वतंत्र रूप में लिखने वाला, स्वतंत्र लेखक। अब देखते हैं समास। पहला है जन्मदिन, विग्रह जन्म का दिन, तत्पुरुष समास। दूसरा है साहित्यकार, साहित्य को रचने वाला, तत्पुरुष समास। तीसरा है वर्षगांठ, वर्ष की गांठ, तत्पुरुष समास। चौथा है अंधानुकरण, अंधा है जो अनुकरण, कर्मधारय समास। भाग्य विधाता, भाग्य का विधाता, तत्पुरुष समास। मुनाफाखोरी, मुनाफे की खोरी, तत्पुरुष समास। जमाखोरी, जमा करने की खोरी, तत्पुरुष समास। अभिनंदन पत्र, अभिनंदन के लिए पत्र, तत्पुरुष समास। देशवासी, विग्रह देश के वासी, तत्पुरुष समास। अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, तत्पुरुष समास। गुलदस्ता, गोलों का दस्ता, तत्पुरुष समास। साप्ताहिक, 7 दिनों का समूह, द्विगु समास। सांप्रदायिक, फिरका परस्त, संप्रदाय से संबंधित, तत्पुरुष समास। मजदूरी, मजबूरी, अभाव से ग्रस्त, तत्पुरुष समास। जीवन सत्य,
जीवन का सत्य। तत्पुरुष समास। अब देखते हैं छंदी विच्छेद। साहित्य अकादमी। साहित्य प्लस अकादमी, दीर्घ स्वर संधि। अ प्लस अ बराबर आ। महोत्सव। महा प्लस उत्सव, गौण स्वर संधि। आ प्लस उ बराबर ओ। यथार्थ। यथावत प्लस अर्थ, दीर्घ स्वर संधि। आ वत्ता अ बराबर आ। शुभकामना। शुभ प्लस कामना, व्यंजन संधि। संयोग। अंधानुकरण। अंध वत्ता अनुकरण, दीर्घ स्वर संधि। अ वत्ता अ बराबर आ। दिगंबर। दिक वत्ता अंबर, व्यंजन संधि। इत्यादि। इति वत्ता आदि, यण स्वर संधि। ई वत्ता आ बराबर या। प्रत्येक। प्रति वत्ता एक, यण स्वर संधि। ई वत्ता ए बराबर ये। अब लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। एक, लेखक ने झोपड़ी वालों को जन्मदिन की बधाई देने का पात्र क्यों माना है? उनके जीवन की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। 250 शब्द में यह उत्तर दिया गया है। प्रस्तावना। हरिशंकर परसाई जी ने अपने व्यंग लेख एक और जन्मदिन में सामाजिक विषमताओं और मध्यम वर्गीय ढोंग पर तीखा प्रहार किया है। लेखक ने अपने स्वयं के जन्मदिन पर बधाई स्वीकार करने के बजाय अपने घर के सामने रहने वाले झोपड़ी वालों को बधाई का पात्र माना है। इसके पीछे लेखक का तर्क बहुत गहरा और व्यंग्यात्मक है। बधाई का पात्र मानने का कारण। लेखक के अनुसार जन्मदिन की असली बधाई उसे मिलनी चाहिए जिसने साल भर प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझकर जीवित रहने का पराक्रम किया हो। लेखक का मानना है कि उनका अपना जीवन सुख सुविधाओं से युक्त है। वे काला बाजार से सामान खरीद कर भी अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन झोपड़ी वाले अभावों के बीच हर दिन मौत से लड़ते हैं और साल भर जीवित रह जाते हैं। वे अपने जीने की इच्छा को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार उनका हर अगला जन्मदिन एक महान विजय की तरह है जिसे उन्होंने मौत को मात देकर हासिल किया है। जीवन की कठिनाइयां। लेखक ने झोपड़ी वालों के जीवन की अत्यंत दयनीय और कठिन परिस्थितियों का वर्णन किया है। असुरक्षित आवास। वे मात्र एक छोटी सी टपरी बनाकर रहते हैं जहां की जमीन हमेशा गीली रहती है। जानलेवा परिवेश। उस गीली जमीन और झोपड़ी के वातावरण में अक्सर सांप और बिच्छू निकलते रहते हैं जिससे उनके जीवन पर हमेशा खतरा बना रहता है। भूख और कुपोषण। उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है।
वे गरीबी और भूखमरी की ऐसी स्थिति में है जहां वे केवल अपनी जिजीविका के बल पर ही टिके हुए हैं। सतत संघर्ष उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती है। वे प्रतिदिन मौत के मुंह में होते हैं, पर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से उसे जीत लेते हैं। निष्कर्ष, लेखक यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो लोग बिना किसी संघर्ष के केवल सुविधा भोगी जीवन जी रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाना एक ढोंग है। असली बधाई के पात्र वे श्रमिक और गरीब हैं, जो समाज की मार और प्रकृति की विषमताओं को झेलते हुए भी हर साल मौत को हराकर एक नया साल शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने अभिनंदन की योजना के लिए आयोजकों के सामने क्या शर्त रखी और इसका क्या परिणाम हुआ? प्रस्तावना। हरिशंकर परसाई जी ने अपने व्यंग लेख एक और जन्मदिन में अभिनंदन की परंपरा में व्याप्त भ्रष्टाचार और ढोंग पर करारा प्रहार किया। जब कुछ पेशेवर अभिनंदनकर्ता लेखक के पास आए और उनके अभिनंदन की योजना का प्रस्ताव रखा, तो लेखक ने उनके सामने ऐसी शर्त रख दी जिससे उन आयोजकों की पोल खुल गई। आयोजकों के सामने रखी गई शर्तें। लेखक ने देखा कि अभिनंदन अक्सर एक धंधा बन चुका है, जहां चंदा तो व्यक्ति के नाम पर जमा किया जाता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा आयोजक स्वयं नकार जाते हैं। इस वास्तविकता को जानते हुए लेखक ने आयोजकों के सामने निम्नलिखित शर्तें रखी। लेखक ने कहा कि वे अपना अभिनंदन पत्र स्वयं लिख लेंगे और छपवा लेंगे, ताकि आयोजकों को इस झंझट में ना पड़ना पड़े। मुख्य शर्त यह थी कि आयोजक लेखक के नाम पर अधिक से अधिक द्रव्य संग्रह करे। लेखक ने चंदे के बंटवारे का स्पष्ट प्रस्ताव दिया कि कुल जमा राशि का 25% हिस्सा आयोजकों को उनके मेहनताना के रूप में मिलेगा और शेष 75% हिस्सा लेखक को थैली के रूप में भेंट किया जाएगा। परिणाम, लेखक की इस स्पष्टवादिता और व्यवहारिक शर्त का परिणाम आयोजकों के लिए अत्यंत निराशाजनक और अपमानजनक रहा। एक आयोजक इस प्रस्ताव से परेशान हो गए और इसे अपना अपमान बताने लगे, क्योंकि उनकी मंशा चंदे का बड़ा हिस्सा हड़पने की थी। लेखक ने व्यंग किया कि चूंकि वे लोग चंदा इकट्ठा करने में मेहनत करेंगे, इसलिए उन्हें मेहनताना देना उनका कर्तव्य है। वे मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहते। अंततः आयोजकों ने पैर पीछे खींच लिए और लेखक के अभिनंदन की योजना अधर में लटक गई। लेखक ने इसे अपनी जबान द्वारा अपने ही थैली थैली काटना कहा, क्योंकि उनके ठिकरा परस्त स्वभाव के कारण उन्हें वह धन नहीं मिल सका जो शायद अभिनंदन होने पर मिलता। इस प्रकार लेखक ने शर्तों के माध्यम से यह उजागर किया कि
समाज में होने वाले अधिकतर अभिनंदन श्रद्धा के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक लाभ के स्वार्थ के कारण किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। वयोवृद्ध समाज सेवी की घटना के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। 250 शब्दों में। प्रस्तावना। हरिशंकर परसाई जी ने अपने व्यंग लेख एक और अभिनंदन में अभिनंदन की आड़ में छिपे भ्रष्टाचार और पाखंड को अत्यंत सूक्ष्मता से उजागर किया है। उनके अनुसार समाज में होने वाले कई सम्मान समारोह और अभिनंदन वास्तव में श्रद्धा का विषय न होकर एक सुनियोजित व्यापार या धंधा बन गए हैं। वयोवृद्ध समाज सेवी की घटना और धंधे की वास्तविकता। लेखक ने इस कथन की पुष्टि के लिए एक वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन की घटना का उल्लेख किया है। इस घटना की मुख्य बिंदु इस प्रकार है। चंदे का खेल। समाज सेवी का सम्मान करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उनके नाम पर जनता से भारी मात्रा में द्रव्य संग्रह किया गया। आयोजकों का असली चेहरा। जब अभिनंदन का समय आया तो देखा गया कि कमेटी के सदस्य चंदे के पैसे से शराब पीकर बेहोश पड़े थे। यह दर्शाता है कि चंदा समाज सेवी के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि आयोजकों ने निजी मनोरंजन के लिए इकट्ठा किया गया था। अपमानजनक टिप्पणियां। शराब के नशे में डूबे उन पेशेवर अभिनंदनकर्ताओं ने उस समाज सेवी को नंबर 1 का चोर और पैसे खाने वाला तक कह डाला। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे समाज सेवी का नहीं, बल्कि उसके नाम पर मिले चंदे से अपना खुद का अभिनंदन कर रहे हैं। कथन कथन की पुष्टि। यह घटना सिद्ध करती है कि अभिनंदन अक्सर एक दिखावा मात्रा होता है। आयोजकों का उद्देश्य किसी व्यक्ति के महान कार्यों की सराहना करना नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व को भुनाकर पैसे इकट्ठा करना और उसे स्वयं नकार जाना होता है। लेखक के अनुसार ये लोग पेशेवर होते हैं जिनका काम ही चंदा जमा करना और उसे खाना है। निष्कर्ष। अंततः परसाई जी यह संदेश देते हैं कि जिस समाज में सम्मान और श्रद्धा का भी बाजारीकरण हो जाए, वहां नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। आयोजकों की यह निर्लजता कि वे भारत सेवक समाज का पैसा खा जाने वाले का अभिनंदन केवल अपने फायदों के लिए कर रहे हैं, इस कथन की पूर्णतः पुष्टि करती है कि अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है। प्रश्न नंबर 4, 1 अप्रैल को जन्म लेने वाले मित्र का जन्मदिन मनाने में क्या क्या परेशानियां आती थी? प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में दिया गया है। प्रस्तावना। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग लेख एक और जन्मदिन में लेखक ने अपने एक ऐसे बुजुर्ग मित्र का वर्णन किया है जिनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ था। इस तिथि के कारण उनका जन्मदिन मनाने में कई विचित्र और
हास्यास्पद परिस्थितियां आती थी, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अप्रैल फूल का भ्रम। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिवस मनाया जाता है। जब भी उनके जन्मदिन की सूचना दी जाती, तो लोग उसे सच मानने के बजाय एक मजाक या बेवकूफ बनाने का तरीका समझती थी। लोगों का न आना। जन्मदिन के अवसर पर अखबारों में सूचनाएं छपाई जाती थी और निमंत्रण पत्र, कार्ड भी बांटे जाते थे। लेकिन इसके बावजूद लोग समारोह में नहीं पहुंचते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें अप्रैल फूल बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। विश्वास दिलाना कठिन होना। उनके जन्मदिन को सफलतापूर्वक मनाने के लिए आयोजकों को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। एक बार तो लेखक और उनके अन्य मित्रों को लगभग 100 लोगों के घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ा। कस्में खाना। लोगों को यह यकीन दिलाने के लिए कि यह कोई मजाक नहीं है, लेखक को भगवान की कसम तक खानी पड़ती थी कि उनका जन्मदिन वास्तव में 1 अप्रैल को ही है और वे किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। जन्म की तिथि पर व्यंग। लोग इसे मित्र का दुर्भाग्य मानते थे कि वे ऐसी तिथि पर पैदा हुए। लेखक खुद भी व्यंग करते हैं कि जो व्यक्ति अप्रैल फूल के दिन पैदा हुआ हो, उससे किसी गंभीर आयोजन की उम्मीद करना मुश्किल है। निष्कर्ष। अंततः बड़ी मुश्किलों और व्यक्तिगत गारंटियों के बाद ही लोग उनके जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए तैयार होते थे। प्रश्न नंबर 5। जन्मदिन पर बधाई देने वालों के प्रति लेखक के क्या विचार है? प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में दिया गया है। प्रस्तावना। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग लेख एक और जन्मदिन पर बधाई देने वालों के प्रति लेखक के विचार अत्यंत कटाक्षपूर्ण और यथार्थवादी है। लेखक के मुख्य विचार निम्नलिखित है। दिखावा और पाखंड। लेखक का मानना है कि बधाई देने वाले अधिकांश लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं। वे ऊपर से हंसकर 100 साल जियो की माला पहनाते हैं, जबकि उनके मन में नफरत होती है। नफरत का छिपा होना। लेखक के अनुसार बधाई देने वाले व्यक्ति के मन में अक्सर यह विचार होता है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, लेकिन सामाजिक दंभ के कारण वह दिखावा करता है। कुत्तों से तुलना। लेखक ने यहाँ तक व्यंग किया है कि बधाई देने वाले आधों से ज्यादा लोगों से तो वह कुत्ता अच्छा है, जो कम से कम नफरत का नाटक नहीं करता। मजबूरी और सादगी। लेखक कहते हैं कि लोग बधाई देने आते नहीं है, इसलिए सादगी से जन्मदिन मनाना उनकी मजबूरी बन जाती है। निष्कर्ष। अंततः लेखक इस शुभकामनाओं को एक दंभ मानते हैं,
जो समाज की कड़वी सच्चाइयों को ढकने का प्रयास करती है। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने नेताओं को व्यंग्यपूर्ण शुभकामनाएं देने से क्यों परहेज किया? 150 शब्दों में उत्तर दिया गया है। प्रस्तावना। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग लेख एक और जन्मदिन में लेखक नेताओं के पाखंड और उनके द्वारा देश की स्थिति बिगाड़ने पर तीखा कटाक्ष करना चाहते हैं। लेखक ने नेताओं को व्यंग्यपूर्ण शुभकामनाएं देने से मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से परहेज किया। मीसा का डर। लेखक स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि वे नेताओं को उनकी उपलब्धियों जैसे अर्थव्यवस्था गिराना, भ्रष्टाचार और जमाखोरी बढ़ाना के लिए बधाई देना चाहते थे, लेकिन उस पर समय लागू सीमा मीसा कानून के डर के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। देशवासियों की पीड़ा। लेखक यह महसूस करते हैं कि जहां एक और देश की जनता अभावों में रो रही है, वहीं नेता आपस में गले मिलकर हंस रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। ऐसी संवेदनशील स्थिति में बधाई देना उन्हें उचित नहीं लगा। सुरक्षा का अभाव। यद्यपि लेखक स्वभाव से फिकरा परस्त है और उनके मुंह से खरी बातें निकल ही जाती है, लेकिन राजनीतिक सत्ता के दमनकारी चक्र से बचने के लिए उन्होंने अपनी भावनाओं को रोक लिया। निष्कर्ष। अतः व्यक्तिगत सुरक्षा और देश की दयनीय स्थिति के प्रति संवेदनशीलता के कारण लेखक ने अपनी कड़वी शुभकामनाएं नेताओं तक नहीं भेजी। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી આવા જ ઉપયોગી વિડીયો તમને ચેનલ પર મળતા રહે. ત્યાં સુધી આવજો. આભાર.